जैसे मार्केट में कुछ नकली नोट मिल जाने से सारे नोट नकली नहीं हो जाते, वैसे ही कुछ बुरे एजेंट मिल जाने से सारे एजेंट बुरे नहीं हो जाते। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय जायसवाल, फाउंडर ऑफ इनकम का बैकअप.com। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट के जितने भी सवाल हैं उसका जवाब हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई सवाल आपके मन में रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हो। आपके सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहना इस वीडियो के लास्ट तक। मार्केट में आपको 3C वाले यानी 3 कैटेगरी के आपको एजेंट मिलेंगे। फर्स्ट C कन्विंस एंड सेकेंड C कंफ्यूज एंड थर्ड C करप्ट। फर्स्ट टाइप वाले एडवाइज़र ये कन्विंस करके पॉलिसी बेचते हैं और इनके दिए हुए पॉलिसी से क्लाइंट का शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल दोनों पूरा होता है। दोस्तों केवल सीखना इम्पोर्टेंट नहीं है, किससे सीखना ये इम्पोर्टेंट है। सो इसीलिए ये इंडिया के टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पेड ट्रेनिंग लेते हैं और ये हमेशा कुछ नया सीखने पर फोकस करते हैं। सेकेंड टाइप वाले एडवाइज़र ये आधे अधूरे नॉलेज के साथ मार्केट में आ जाते हैं और कुछ नया सीखना नहीं चाहते, इसलिए ये खुद भी कंफ्यूज होते हैं और क्लाइंट को भी कंफ्यूज करके पॉलिसी बेचते हैं। और क्लाइंट को भी लगता है कि मेरे पास बहुत सी पॉलिसी है, लेकिन उस पॉलिसी से न तो क्लाइंट का शॉर्ट टर्म गोल पूरा हो पाता है, न लॉन्ग टर्म गोल पूरा हो पाता है, न ही क्लाइंट की जो फैमिली है वो सिक्योर हो पाती है। और इनको लगता है कि इनके पास बहुत सी पॉलिसी है, इसलिए किसी भी एजेंट को ये बोल देते हैं कि मेरे पास बहुत सी पॉलिसी है, लेकिन इनको ये नहीं पता होता है कि उस पॉलिसी से उनकी फैमिली सिक्योर है या नहीं है। और अब जानते हैं थर्ड टाइप वाले एजेंट के बारे में। दोस्तों कम इन्फॉर्मेशन होने की वजह से ये पॉलिसी नहीं बेच पाते, इसलिए ये करप्ट करके यानी क्लाइंट को रिबेट का लालच देकर पॉलिसी बेचकर निकल जाते हैं। ये क्लाइंट को अच्छी सर्विस नहीं दे पाते, इसलिए क्लाइंट को ही ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये ईमानदार नहीं होते और कभी कभी तो ये अनएथिकल तरीके से पॉलिसी बेचते हैं। मीन्स इंश्योरेंस कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको छुपाकर जो एलिजिबल न हो उसे भी पॉलिसी बेच देते हैं। इसलिए अर्ली क्लेम आने पर कंपनी क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, जिससे क्लाइंट के परिवार को बहुत बड़ा लॉस होता है। मैं एक बात क्लियरली बोलता हूँ कि अगर LIC एजेंट के सर्विस से आप सेटिस्फाइड हो और उनके नॉलेज और एडवाइस से आपका नीड बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग करके आपका गोल पूरा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी मुलाकात फर्स्ट कैटेगरी वाले एडवाइज़र से हुई है। और अगर LIC एजेंट के सर्विस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, संतुष्ट नहीं हो और LIC एजेंट को लेकर बहुत सारी शिकायतें आपके मन में हो, तो समझ लेना कि आपकी मुलाकात सेकेंड या थर्ड टाइप वाले एजेंट से हुई है। कुछ एजेंट तो सेकेंड इनकम के लिए LIC ज्वाइन कर लेते हैं और इस काम को एकदम लाइटली लेते हैं और क्लाइंट को सर्विस नहीं दे पाते। सेकेंड एंड थर्ड टाइप वाले एजेंट की वजह से ही कुछ क्लाइंट का ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि LIC में अच्छी सर्विस नहीं मिलती, इसलिए वे LIC से पॉलिसी ना लेकर प्राइवेट कंपनी की ओर जाते हैं। नहीं तो LIC इतनी बड़ी है कि इंडिया में हर प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जो वैल्यू है LIC के वैल्यूएशन से बहुत छोटी है। एक एग्जांपल से मैं आपको LIC के बारे में समझाता हूँ। दोस्तों अगर समुद्र के रास्ते से आपको आउट ऑफ कंट्री जाना हो, बाहर देश जाना हो, तो आप क्या प्रेफर करोगे, बोट या बड़ा जहाज़? मेरा जवाब ये होगा कि मैं बड़ा जहाज़ को प्रेफर करूँगा, क्योंकि बड़ा जहाज़ ये सेफ़ होगा। तूफान और समुद्री लहरों का उठापटक का जो असर है वो उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जहाज़ कौन है, सबसे बड़ी कंपनी कौन है? LIC ऑफ इंडिया। ईयर 1956 से लेकर आज तक LIC इतनी बड़ी ब्रांड बन चुकी है कि मार्केट के उठापटक का असर LIC पर नहीं होता। जब भी मार्केट डाउन होता है या जब भी शेयर मार्केट क्रैश होता है तो उसे बैलेंस रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC ऑफ इंडिया को ही आगे लाती है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि LIC में कुल 29 करोड़ से भी ज़्यादा पॉलिसी होल्डर है। 29 करोड़ पॉपुलेशन का अगर कोई देश बनाया जाता तो वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश होता। तो LIC के सभी पॉलिसी होल्डर को सारा बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और IPO आने के बाद भी ये गारंटी बनी रहेगी, ऐसा गवर्नमेंट ने खुद कहा है। गवर्नमेंट की एक सेक्शन 37(1) एक्ट की गारंटी सिर्फ अकेले LIC के पास है। LIC को छोड़कर बाकी किसी भी प्राइवेट बीमा कंपनी के पास ये एक्ट की गारंटी नहीं है। यही विश्वास LIC को और बड़ा बनाती है। इसीलिए आपके मेहनत से कमाया गया पैसा LIC में सबसे सेफ है। और मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। अगर आप LIC में इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने इंडिया के डेवलपमेंट में सहयोग कर रहे हो, क्योंकि LIC हर साल जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट का 5% अमाउंट हिंदुस्तान के विकास के काम में ही लगाती है और 95% प्रॉफिट LIC के पॉलिसी होल्डर में बोनस के रूप में बांट देती है। LIC में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा हमारे देश के विकास के ही काम में आएगा। इससे हमारे देश का डोमेस्टिक सेविंग बढ़ेगा और जिस देश का डोमेस्टिक सेविंग बढ़ेगा उसी देश का विकास तेज़ी से होगा। चाइना एक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चाइना के नागरिक ये नहीं चाहते कि उनकी करेंसी से किसी और देश का विकास हो, इसलिए वहाँ के नागरिक उनके देश के स्वदेशी कंपनी में ही पैसा बचाते हैं। और हमारे देश में सिर्फ LIC ऑफ इंडिया ही स्वदेशी कंपनी है। LIC को छोड़कर सभी बीमा कंपनी, सभी इंश्योरेंस कंपनी का कनेक्शन विदेश से है। इसलिए अगर आप LIC को छोड़कर किसी भी बीमा कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं तो आपके पैसों से विदेशी कंपनियों को बेनिफिट होगा। जब इंडिया की करेंसी विदेश में जाएगी तो उनके देश का विकास होगा। कैसे, ये आपको जानना होगा तो हमारा एक बहुत ही फेमस वीडियो है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए अच्छा स्कूल चुनते हो, घर बनाने के लिए अच्छा बिल्डर चुनते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए अच्छी कंपनी क्यों नहीं, अच्छा एडवाइज़र क्यों नहीं। सही मायने में फर्स्ट टाइप वाले प्रोफेशनल एडवाइज़र ही क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे सकते हैं और क्लाइंट को ज़्यादा बेनिफिट दिला सकते हैं। कैसे, आइए हम जानते हैं फर्स्ट टाइप वाले प्रोफेशनल एडवाइज़र को पहचानने के तरीके और इनके कुछ खासियत के बारे में। ये क्लाइंट के नीड को समझकर नीड बेस्ड फाइनेंशियली प्लानिंग करते हैं और कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए जिससे क्लेम या मैच्योरिटी मिलने के समय उन्हें कोई दिक्कत ना आए। सफल एजेंट बनाए हुए सिद्धांत पर चलते हैं और कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हुए न तो वे क्लाइंट के हक का पैसा लेते हैं और न ही क्लाइंट को अपने हक का पैसा देते हैं। वे रिबेट देने के बजाय क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं वैसे ये अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। ये सेल्फिश नहीं होते, ये सेल्फलेस होते हैं और क्लाइंट से मिलने के बाद ये सोचते हैं कि वे क्लाइंट का क्या बेनिफिट करा के दे सकते हैं। सेकेंड एंड थर्ड टाइप वाले जो एडवाइज़र है उनको जितने अवार्ड जीतने में 20 से 30 साल लग जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा अवार्ड ये केवल 3 से 4 सालों में अचीव कर लेते हैं। ये एक मिशन लेकर चलते हैं। इनका ये मिशन होता है कि हर एक नागरिक को पेंशन मिलना चाहिए, हर एक बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनके हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए चाहिए जितना उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिले, हर एक फैमिली को सिक्योर करे और ऐसी प्लानिंग करके दे जिससे सडनली कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो किसी भी सिचुएशन में उनके घर में रेगुलर इनकम आती रहे। और एक बिजनेस ओनर, समझो कोई बिजनेस ओनर है तो बिजनेस ओनर का बिजनेस प्रोटेक्ट हो, सिक्योर हो, किसी भी सिचुएशन में उनके बिजनेस का रिस्क उनके फैमिली पर ट्रांसफ़र न हो।
जिससे बिजनेस ओनर अपना पूरा फोकस बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने में लगा सके और बिजनेस ओनर रहे या न रहे, दोनों कंडीशन में उनका जो बिजनेस है वो चलता रहे। और ये एक मिशन लेकर चलते हैं, इसलिए इनको थकावट नहीं होती, इन्हें काम करने में मज़ा आता है। इसलिए जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आए या पॉलिसी लेने की बात आए तो ये देखकर पॉलिसी न ले कि ये एजेंट मेरा दोस्त है, ये एजेंट मेरा पड़ोसी है, या ये एजेंट मुझे रिबेट का लालच दे रहा है इसलिए मैं इससे पॉलिसी ले लूँ। क्योंकि ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई टीवी या फ्रिज नहीं है कि आज हमने पैसे दिए और आज हमारे घर पे टीवी फ्रिज आ गया। लाइफ इंश्योरेंस ये हम फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए लेते हैं, इसलिए अनप्रोफेशनल एजेंट यानी सेकेंड एंड थर्ड टाइप वाले एजेंट से एडवाइस लेकर अपने और अपने परिवार के भविष्य को दांव पर मत लगाओ। इसलिए आपके पास एजेंट हो या न हो, लेकिन फिर भी एक बार आप फर्स्ट कैटेगरी वाले एजेंट को मौका दीजिए और उनसे आपको सही एडवाइस लेना चाहिए। राइट एडवाइस देने के लिए अगर आपको कंसल्टिंग चार्ज भी देना पड़े फिर भी चलेगा, लेकिन जो कंफ्यूज करके या रिबेट का लालच देकर कोई एजेंट पॉलिसी दे रहा हो उनसे बच कर रहे। क्योंकि रिबेट लेकर शायद आज आप खुश हो जाओगे, लेकिन जाने अनजाने में भविष्य में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। कैसे, ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप जो भी काम कर रहे हो, जब आप वहाँ से इनकम कमाओगे तो उस पर सबसे पहले किसका हक है? आपका हक है, आपके परिवार का हक है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपसे इस हक का पैसा, आपके हक का पैसा ले या लूट ले तो आपको कैसा लगेगा? आपके हक का पैसा उसने लेकर आपके साथ उसने सही किया या गलत किया? उसने गलत किया, राइट? क्योंकि गलत तरीके से आया हुआ पैसा ये स्माइलिंग मनी नहीं होता, ये एक क्राइम मनी होता है। ठीक वैसे ही अगर आप किसी एडवाइज़र से पॉलिसी लेते हो तो LIC से किसे क्या मिलेगा हम देखते हैं। क्लाइंट को डे 1 से सारा बेनिफिट मिलेगा और LIC एडवाइज़र को उसके हक का इनकम LIC से मिलेगा। अब उसी इनकम से उस एजेंट को अपने फैमिली को मैनेज करना है, क्योंकि LIC अपने एजेंट को एक भी रुपया फिक्स सैलरी नहीं देती, इसीलिए ये काम बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। जितना वो पॉलिसी सेल करेंगे उसे उतना ही इनकम मिलेगा। अगर वो भी इनकम किसी क्लाइंट ने उस एजेंट से मांग लिया, इसका मतलब क्लाइंट के परिवार का हक का पैसा उस क्लाइंट ने ले लिया, तो ये पैसा क्लाइंट के घर गलत तरीके से आया हुआ पैसा होगा। और गलत तरीके से आए हुए पैसे के बारे में किसी महापुरुष ने कहा है कि जहाँ कहीं भी विदाउट वर्क मनी आता है, यानी किसी और के हक का पैसा घर पर आता है, रिश्वत रिबेट का पैसा जिसके घर में आता है, उस घर में बहुत सी बीमारियां फैलती है। सबसे पहले तो उस घर के बच्चे बर्बाद होते हैं। गलत तरीके से आया हुआ पैसा जितनी देरी तक आपके पास रहेगा उतने ज़्यादा ब्याज के साथ ऊपर वाला किसी न किसी तरीके से वो वापस ले लेगा। इसलिए ऐसे पैसे को न ले। अगर गलती से ये पैसा आपके घर आ चुका हो तो इस पैसे को उनको लौटा दे जिनका इस पैसे पर हक हो। फर्स्ट टाइप वाले एडवाइज़र अपने क्लाइंट को अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं, क्योंकि वो गिफ्ट अपने खुशी से देता है। रिबेट देना ये अनएथिकल है। रिबेट इज़ लाइक अ ब्राइब, इज़ नॉट अ गिफ्ट। LIC ने अपने प्रपोजल फॉर्म में भी ये मेंशन किया है, सेक्शन 41 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, जो इस एक्ट का उल्लंघन करेगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जो रिबेट लेगा या रिबेट देगा उससे 10 लाख का दंड वसूला जाएगा। और इस फॉर्म पर क्लाइंट और एजेंट दोनों का सिग्नेचर भी लिया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि न तो LIC गलत है न ही LIC एजेंट। बस गलती इतनी है कि आप गलती से सेकेंड या थर्ड टाइप वाले एजेंट को चुन लिए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइप वाले एजेंट ये सभी को मिले, ये सबके पास पहुँचे, तो आपको इनके मिशन को सपोर्ट करना होगा। और जितने भी आपके खास हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन तक
आपको इनसे मिलवाना होगा, ताकि सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी वाले एजेंट जो अनप्रोफेशनल एजेंट है वो वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले आपको इनका संपर्क आपके खास लोगों से करवाना होगा। क्योंकि इनके दिए हुए राइट एडवाइस से जब आपके पहचान के लोगों का बेनिफिट होगा और मुसीबत के वक्त में जब उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा तो इनडायरेक्टली आपको ही ब्लेसिंग मिलेगा, क्योंकि संपर्क आपने करवाया और उनका भला किया। और ब्लेसिंग के बारे में ऐसा कहा गया है कि जहाँ पैसा काम में नहीं आता वहाँ ब्लेसिंग काम में आता है। और आपके वजह से अगर किसी का भला होता हो तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। ये 2 लाइन बोलकर मैं आज के वीडियो को क्लोज करूँगा। बड़े खुशनसीब होते हैं जो फर्स्ट टाइप वाले एडवाइज़र से जुड़ पाते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर के जैसे होते हैं। डॉक्टर आज के होने वाले तकलीफ़ को ठीक करते हैं और ये भविष्य में होने वाले तकलीफ़ को ठीक करते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।